ईटीवी के एक खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो देश के जाने माने नाम है अनिल राम सुतार। बड़े शिल्पकार हैं और बता दें आपको कि देश में जो सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बन रहा है वो यही बना रहे हैं, और साथ ही रांची शहर में देश का सबसे बड़ा विवेकानंद का वो स्टैचू रांची लेक में बनना है। हम बात करेंगे अनिल राम सुतार जी से। इनके पिताजी राम सुतार जो कि अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनिल राम सुतार, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। रांची शहर में जो देश का सबसे बड़ा स्टैचू बना रहे हैं ब्रॉन्ज का, उसकी क्या खासियत है? पहली खासियत तो यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति बन रहा है। पहले हमने जो बनाई वो 20 फुट की बनाई थी, जो पहले कहा जाता है सबसे बड़ी मूर्ति वही है। उसका हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हुआ था महाराष्ट्र नागपुर में जी। ये अब 33 फुट की बनने जा रही है, जो कि सबसे बड़ी होगी अब से। और ये एक ब्रॉन्ज की होगी, कांसा भी कहते हैं जिसे। और शिकागो में जो उनका एक पोज है जी, ऐसे हाथ ऊपर किए हुए, जिसमें वो लेक्चर दे रहे थे जी, वो पोज में बन रही है। तो ऐसी बहुत कम मूर्तियां बनी है, बनी भी हैं तो बहुत छोटी बनी है मूर्तियां। तो ये एक विशेषता होगी। और खासकर ये रांची के जो तालाब में जो बन रही है जी, इसका एक लोकेशन ही इतनी खूबसूरत है कि एक फोकस बन जाएगा रांची। बिल्कुल, रांची शहर को सिटी ऑफ लेक कहते हैं जी, जी। ऐसे में जो बड़ा तालाब है रांची लेक जी, जी, यादगार हो जाएगा, प्रतीक बन जाएगा पूरे शहर का। इसके आसपास के इलाकों को शायद डेवलप करने के लिए मेकॉन के सहयोग लिए जा रहे हैं जी, वो उसमें क्या कुछ करेगा? एक तो वो जो एक टापू बना हुआ है उसे लिंक करने के लिए उनका सहयोग रहेगा। पूरा आइलैंड को डेवलप करने में उनका सहयोग रहेगा, पेडेस्टल बनाने में सहयोग रहेगा, और फिर उसके ऊपर मूर्ति लगाई जाएगी। आपके साथ एक और खासियत है कि जो गुजरात में जो एक बड़ा स्टैचू बन रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जी, वो दुनिया का सबसे ऊंचा जी, वो क्या कॉन्सेप्ट है और वो किस तरह से बनना जा रहा है? वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। पहले सबसे बड़ी मूर्ति कहलाई जाती है चाइना में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जी, जो करीब 450 फुट की थी। मोदी साहब ने ये निकाला कि हम उससे ही बड़ी बनाएंगे, तो 552 फुट की मूर्ति है। उसके नीचे एक बिल्डिंग है जिसको पेडेस्टल मान सकते हैं, जिसके अंदर म्यूजियम होंगे, वो 85 फुट के है करीब। तो ये 200 फुट के करीब का पूरा ऊंचा प्रोजेक्ट है वो जी। उसमें सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी मूर्ति होने के कारण क्या है कि पूरा देश में जी, वो दिखाना चाहते हैं कि सरदार पटेल जी क्या वैल्यू थी और कैसे हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए जी। तो वो जो नर्मदा नदी है वहाँ पर जो चीज़ों को विकसित किया जाएगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर जो लोग होंगे, जो सैलानी होंगे, जो देश विदेश से लोग आएंगे, वो खास क्या उसमें देखने की कोशिश करेंगे? एक तो वहाँ पर पूरा टूरिज्म डेवलप का एरिया डेवलपमेंट होगा। फिर लोग वहाँ पर नदी में बोटिंग करके आएंगे और मूर्ति तक पहुँचेंगे। मूर्ति तक आने के बाद बहुत बड़ा म्यूजियम होगा वहाँ पर, जिसमें सरदार पटेल जी के बारे में पुराने उनकी जो वेशभूषा थी और भी फिल्म्स दिखाई जाएंगी, थिएटर्स होंगे, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस होंगी, और एक बहुत बड़ा म्यूजियम होगा जिसके अंदर लोग आएंगे, देखेंगे, और फिर सरदार पटेल की मूर्ति में अंदर जा सकेंगे। अच्छा। और सीने तक में जाके वहाँ पर एक गैलरी बना रहे हैं जहाँ से लोग बाहर देख पाएंगे और डैम की तरफ देख पाएंगे। तो पूरा सरदार सरोवर डैम दिखाई देगा। एरियल व्यू से अगर देखना चाहेगा तो वो कैसा दिखेगा? वो एरियल व्यू से देखने हो सकता है कि बाद में हेलीकॉप्टर राइड्स और भी हों उसके अंदर, पर सरदार पटेल की जो चेस्ट में से पूरा सरदार सरोवर डैम दिखाई देगा, ये वहाँ का व्यू मिलेगा। बिल्कुल। इसमें क्या आप अकेले कर रहे हैं या फिर किसी और का इसमें सहयोग भी? इसमें क्या है कि मूर्तिकार के तौर पे मेरे फादर और हम मूर्तिकार के तौर पे सिलेक्ट हुए थे, पर किसी कारणवश क्योंकि बहुत जल्दी काम करना था, चाइना की एक कंपनी को दिया गया इसकी ढलाई करने के लिए जी। हम हर महीने जाते रहते हैं वहाँ पर देखने के लिए सही बन रहा है नहीं बन रहा है। अब तक हमारा व्यू है कि अच्छी तरह से बन रहा है और करीब 1.5-2 साल में और बन जाएगा। तो लोगों को जो दीदार है, खासतौर पर जो साइट आप डेवलप कर रहे हैं गुजरात में, वो कब तक लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा? 2019 में हो जाएगा। 2019 में हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट अपनाने जा रहे हैं, तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो शिवाजी का वहाँ पर क्या कुछ होना है, वो किस तरह का होगा, वो कैसे अलग होगा? वो भी एक बहुत अद्भुत एक मूर्ति है ये समझिए, क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति तो खड़ी सीधी मूर्ति थी जिसमें दोनों हाथ साइड में चिपके हुए, मूर्ति एकदम स्ट्रेट खड़ी है। इसमें हम लोग उसे बड़ा डायनामिक बना रहे हैं, जिसमें घोड़ा भी दौड़ रहा है, घोड़े के दोनों पैर आगे उछले हुए हैं। शिवाजी भी एकदम रुबाबदार एक राजा के तौर पे दिखाया गया है, तलवार ऊपर दिखाते हुए। तो एक स्ट्रक्चरल हिसाब से देखा जाए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक मूर्ति के रूप में बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है
और एक नई धारणा से बनाई हुई मूर्ति है। ये नहीं कि भाई कहीं किसी ने बना रखा हो मूर्ति, उसी को हम लोग बड़ी करके दिखा रहे हैं। एक अपनी एक कॉन्सेप्ट के साथ, नया कॉन्सेप्ट है और बहुत सुंदर दिखाई देगी, और मुंबई के स्काईलाइन में एक बड़ा नया एक एडिशन होगा, उसका एडिशन होगा। ये लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू से कैसे वो अलग होगा? ऐसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो 522 फुट की है और नीचे 85 फुट का एक पेडेस्टल है जो कि बिल्डिंग के रूप में है। इस केस में स्टैचू जो है वो करीब 400 फुट का है और बिल्डिंग करीब 2200 फुट के 22 मंजिली बिल्डिंग के तौर पे है। पर टोटल यदि सी लेवल से देखा जाए तो ये 210 मीटर के करीब होगी, जो कि सरदार पटेल प्रोजेक्ट से 10 फुट ऊंची होगी है। बिल्कुल। ये जो अद्भुत शिल्प है, इसके बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनिल सुतार जी से। मुंबई में, माफ़ करें, जो महाराष्ट्र में आपका बन रहा है जी, वो बिल्कुल अद्भुत है। जो उसकी ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, बहुत ही विजिबल होगा। चांद से देख सकते हैं उसको? जी, उसको चांद से देखा जा सकता है। ये तो खैर अभी कहना मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम जब चांद पे जाएंगे ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भव्यता है वो बिल्कुल देखने लायक होगा। फिर एक बार वापस आते हैं रांची में। रांची में ये जो कॉन्सेप्ट है विवेकानंद का, युवाओं के लिए एक तरह से वो प्रतीक चिन्ह भी होगा, इंस्पिरेशन भी होंगे वो। आसपास के अगर इलाकों के लिहाज से देखें, और रांची चूँकि पहाड़ पे है, इसका जो व्यू है वो कैसा दिखेगा पहाड़ के हिसाब से? वैसे देखा जाए जहाँ भी तालाब होता है एक तो एक आकर्षण होता ही है जी, और आसपास का एरिया हो सकता है कि अभी इतना अच्छा साफ़ सुथरा ना हो, पर मेरे ख्याल से मूर्ति लग जाने के बाद जितना लोग देखने आएंगे, मेरे ख्याल से लोगों की खुद की तमन्ना रहेगी भी साफ़ सुथरा एरिया होना चाहिए, और जो कि हो भी जाएगा जैसे ही प्रोजेक्ट बढ़ेगा। और आसपास के व्यू जहाँ से भी पहाड़ी है वहाँ से देखने को मिलेगा। तो जैसे लेक के अंदर एक रात के समय जैसे लाइटिंग होगी तो एक अपने आप में फोकस बढ़ेगा। और इसमें दो पार्ट हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़का जो तालाब है, आज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उस लेक को डेवलप किया जाएगा, जिसमें नगर पालिका के भी कहीं न कहीं सहयोग होंगे। आप उसमें शिल्पकार के तौर पे काम कर रहे हैं, मूर्ति को आप डिजाइन करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अगर उसकी ब्यूटिफिकेशन की बात करें, वहाँ तक पहुँचने की बात करें, क्या आपके साथ में दूसरे कोई पार्टनर काम कर रहे हैं? नहीं, दूसरा तो कोई पार्टनर नहीं है, बस मिकॉन है जो उसे पूरे को डेवलप करेंगे, ब्रिज बनाएंगे और पेडेस्टल बनाएंगे उसका। मैं वही संदर्भ में बात कर रहा था। पूरे ब्यूटिफिकेशन में अगर लाइटिंग की बात करें, सेफ्टी की बात करें, क्या इस पर भी सरकार से कोई बात हुई? आज तो नहीं बात हुई, पर मिकॉन कंपनी जो है उन्होंने पूरी सब चीज़ें ध्यान में रखी हुई हैं और उस हिसाब से ही वो पूरा स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर रहे हैं और लाइटिंग भी उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, हम जैसे सोच रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ सरकार ने इस तरह के रेवेन्यू मॉडल बनाए हैं कि ये जब सैलानियों के लिए खुलेगा तो कुछ सरकार को इससे आय भी होंगे, या ऐसे ही आम जनता के लिए एक तरह से वो समर्पित होगा? मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, पर मेरे ख्याल से आम जनता के लिए होगा ये। बिल्कुल जी। अब आपके पिताजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। राम सुतार साहब पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, जो देश के नामी शिल्पकार हैं। जी। आप बतौर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट आप इस पेशे में आए, बाहर में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। आप अपने बारे में बताएं अनिल जी कि इस पेशे में आप कैसे आए, जबकि आप बतौर एक इंजीनियर बनने जा रहे थे? ऐसा ही मैं बचपन से ही वैसे आर्ट करता आ रहा हूँ, पेंटिंग स्कल्पचर बचपन से ही मैंने देखा है पिताजी के साथ में करते हुए। मैं कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ज्वाइन करने से पहले स्कूल जब पास किया तो मैं कॉलेज ऑफ आर्ट ही ज्वाइन करना चाह रहा था, पर पिताजी ने कहा कि आप तो आर्ट कर ही लोगे तो आपको एक दूसरा एक फील्ड साथ में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ज्वाइन किया और वहाँ भी आर्ट वर्क बहुत करता रहा। उसके बाद 12 साल में अमेरिका रहा, वहाँ मास्टर्स किया मैंने आर्किटेक्चर में, पर फिर भी वहाँ स्कल्पचर्स पेंटिंग करता रहा। तो मेरा एक आर्ट से पहले से लगाव रहा है और हर समय चलता रहा। 94 में हमारे पिताजी ने कहा कि हम लोग तो अमेरिका नहीं आएंगे रह बसने के लिए, तो हमने सोचा कि भाई हम ही वापस चलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बारे में बहुत रिगार्ड करता हूँ और मैं हर एक को सलाह देता हूँ कि माँ बाप का हर समय ध्यान रखें किसी भी उम्र में। पिताजी को लाख लाख धन्यवाद, चूँकि उनके सहयोग से आप हिंदुस्तान पहुँच गए। जो आर्किटेक्चर में आपने प्रोफेशनलिज्म एक तरह से जो एक्सेलेंस आपके पास है, क्या आर्किटेक्चर की दिशा में आपने कोई शिल्प के अलावा उस लिहाज से अगर देखें तो आर्किटेक्चर में कितना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन है? आर्किटेक्चर में मैंने अमेरिका में बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, नैरोबी के लिए, लेगोस के लिए, लॉस एंजलिस के लिए और अटलांटा जॉर्जिया के लिए मैंने बहुत काम किए वहाँ रहते हुए। और इंडिया में आने के बाद आर्किटेक्चर ज़्यादा नहीं किया मैंने,
और पिताजी के साथ ही काम में लग गया, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो उनको सहयोग की ज़रूरत थी, और हमने ये सोचा कि साथ में मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा काम कर पाएंगे। जी, तो परिवार का जो झुकाव था खासतौर पे शिल्पकार के तौर पर, अगर आप ज़माने के हिसाब से देखें तो पिछले अगर 2-4-5 वर्षों में देखें तो ये सबके लिए एक तरह से फोकस्ड एरिया है, चूँकि बड़ी बड़ी स्टैचू बनाए जा रहे हैं। जी जी। इससे पहले ये जो आर्ट है बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं था। जी जी। आप जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो नामी ग्रामी लोग हैं, पूरे देश के लिहाज से देखें तो जो ऐसे लोग जो कला से जुड़ना चाहते हैं, जी, कितनी रुचि है लोगों में, आप क्या आपने अनुभव किया है? क्या है कि आजकल के टाइम में जो हमने देखा है पिछले 25 सालों में इंडिया में जो आर्ट के कॉलेजेस हैं उसमें ज़्यादातर मॉडर्न आर्ट सिखाया जाता है, ना कि रियलिस्टिक। उसका कारण एक ये है कि रियलिस्टिक आर्ट के अंदर बहुत तपस्या की ज़रूरत पड़ती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, और 8 घंटे खड़ा होना पड़ता है कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए। तो आजकल लोग मॉडर्न आर्ट करते हैं, छोटे छोटे पीस बनाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, बेच देते हैं, और उनका एक ज़रिया चल जाता है, खाने पीने का पूरा चल जाता है। पर हमारे पिताजी क्योंकि इतने साल से लगे रहे, डटे रहे इसी प्रोफेशन में, रियलिस्टिक करने में, तो मेरे ख्याल से आज जो कामयाब जो हुए हैं, जो नाम जो हुआ है, वो केवल इसलिए क्योंकि बहुत पेशेंस से और बहुत लगाव से काम करते हैं, पैशनेट हैं काम में, पैसे को ना देखते हुए फिर भी पिताजी काम करते हैं आज से, इसलिए इस तक पहुँच पाए हैं। बिल्कुल, चूँकि आपके पिता हैं, बहुत नज़दीक जानते हैं राम सुतार साहब को। राम सुतार साहब देश के जाने माने शिल्पकार हैं जी। उनके अगर कंट्रीब्यूशन देखें, उनके अगर क्रिएशंस देखें तो कैसे उनको डिफाइन करेंगे आप? ऐसा है कि कोई भी कला की चीज़ होती है किसी शहर में भी, तो उसे क्या है, कला से ही शहर अच्छा निखर जाता है। जैसे लखनऊ की बात करें तो पिछले 6 साल में जो लखनऊ में हम लोगों ने मूर्तियां बनाई थी जी। तो लोग कहते थे भाई पेरिस बन गया अब, क्योंकि हर चौराहे पे फव्वारे हैं, मूर्तियां हैं, म्यूज़ियम्स हैं, और बहुत अच्छा रख रखाव से काफ़ी अच्छा लखनऊ बन गया है। वैसे ही हर एक शहर में जब कला होती है तो एक उसकी अलग पहचान होती है। बिल्कुल। उसी हिसाब से हमारे पिताजी ने जितनी मूर्तियां बनाई हैं, विदेश में 350 देशों में गांधी जी की मूर्तियां लगाई हैं जी। पार्लियामेंट में 15 मूर्तियां लगी हैं, लखनऊ में बहुत काम हुआ है, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं मूर्तियां लगी हैं। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि अच्छे इंसानों की हम लोगों के हाथ से मूर्तियां बनी हैं और सब तरफ सराही जाती। बिल्कुल, इस देश में ताजमहल बनाए गए थे जिसे दुनिया का अद्भुत मॉन्यूमेंट्स माना जाता है। हम बात करेंगे अनिल सुतार साहब से, लेकिन बाकी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अनिल राम सुतार साहब से। आपके पिताजी विदेशों में बहुत सारा उन्होंने बनाया स्कल्पचर, गांधी जी की प्रतिमाएं खासतौर पर उन्होंने बनाया। देश की बात करें, पूरे अगर भारतवर्ष की बात करें, ताजमहल का निर्माण यहीं पर हुआ था। जी। जब इतने इनकरेजिंग मॉन्यूमेंट्स आपके पास हों, जब देश विदेश के सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, खुजराहो के मंदिर हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आर्ट कल्चर और स्कल्पचर देखने को मिलता है। लेकिन इस देश के अंदर कलाकारों को जो अवसर मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर आना चाहिए, जिस तरह से शिक्षा दीक्षा उनकी होनी चाहिए, जैसे कि लोग आमतौर पर इंजीनियरिंग करते हैं, लोग मेडिकल करते हैं, इस प्रोफेशन को, इस ऑक्यूपेशन को सरकार बेहतर बनाए, इस दिशा में सरकार संभवतः काम करे। चूँकि आप जैसे लोग, आप जो कंट्रीब्यूशन आपका है, जो काम करने जा रहे हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात हो, या शिवाजी का जो स्कल्पचर बनने जा रहे हैं, इससे देश में कैसा इन्वायरमेंट बदलेगा, और ख़ासतौर पर ऐसे शिल्पकार जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो इस पेशा से जुड़ना चाहते हैं, ताकि इस देश का नाम शिल्प से अगर जोड़ कर देखें, बेहतर शिल्पकार के रूप में क्या अवसर देखते हैं? नहीं, अवसर तो हर एक को मिलते हैं जी। कॉलेज ऑफ आर्ट बहुत सारे खुले हुए हैं, लोग जाते हैं। आजकल के दौर के अंदर क्या होता है कि बच्चों को एक फ्रीडम दी जाती है, आप क्या करना चाहते हैं जी। उसके अंदर भी आजकल बच्चे यही चूज़ करते हैं कि भाई मॉडर्न करें या और कोई अलाइड आर्ट्स करें, तो इसलिए फिर वो अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि उसके कदरदान कम होते हैं, जो आज का बदलता ज़माना है। अभी जिस मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, आपने भी बहुत नज़दीक से देखा होगा, कलाकारों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती। बहुत कम ऐसे इक्का दुक्का कलाकार हैं जिनको रिकग्निशन मिल पाता है, जिनकी पूछ होती है, जो देश के नाम फलक पर उनके नाम होते हैं। इस दिशा में जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो क्या आपके यहाँ जो और लोग हैं, आपके अलावा ऐसे लोग जो शिल्प से जुड़े लोग हैं, जो शिल्पकार हैं, जो वहाँ पर सीख रहे हो, ऐसे वहाँ पर नोएडा में क्या आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या कुछ होता है वहाँ पर? नहीं, हमारे स्टूडियो में तो ऐसा कोई हम लोग, मेरे पिताजी ही करते हैं केवल। उसका कारण ये है कि एक स्टाइल बन जाती है एक आर्टिस्ट की, और दूसरे लोग उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं। और
इतने सालों का जो तजुर्बा है उससे जो एक एक्यूरेसी आती है चेहरा बनाने में, एक्सप्रेशन लाने में, वो नया लड़का कोई कर नहीं पाता क्योंकि उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती है। क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर भी क्या होता है, मॉडर्न आर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है उस पर उनका इतना कंट्रोल नहीं होता, इतना स्टडी नहीं होता है कि वो अच्छी मूर्ति बना पाएँ। वो जब तक स्टडी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं बनाएंगे, एक्यूरेट नहीं बनाएंगे और परफेक्शनिस्ट नहीं बनेंगे, तब तक वो उतना स्वभाव आ नहीं पाएगा, वो अनिल सुतार नहीं बन सकते हैं। लेकिन अनिल सुतार को एक जरूर इच्छा होगी कि उनके बाद कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनके जो हाथ उतनी सधे हों जैसे आपके सधे हों, आपके स्टाइल में बनाएं। देश में जो कलाकृतियाँ बन रही हैं इसके बाद भी देश में आने वाले समय में बनता रहे। जी। इसको लेकर क्या दिमाग में कोई आइडिया है कि कुछ बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहें तो उनको हम लोग स्टूडियो हर समय हम ओपन रखते हैं। कोई भी कलाकार बच्चा हो, कोई भी ओपन इन्विटेशन होता है हर कॉलेज में कि आए आप देखिए, और उसमें से कोई यदि हमें ऐसा कोई लड़का दिखे या कोई देखे जो वाकई में होनहार है और उसका हुनर है उसका, जिसके अंदर वो हमारे जैसा काम कर सके, तो हम ज़रूर उसको चांस देंगे कि हमारे साथ काम करें और आगे और अपना तपस्या करके और अच्छा काम कर सकें। बिल्कुल, आप हुनरबान हैं, आपके पास हुनर है। झारखंड की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपने लोकल आर्ट्स होते हैं जी। एक संभावनाएं और बनती हैं, जैसे कि गानों में आप देखते होंगे फ्यूज़न का ज़माना है, म्यूज़िक में फ्यूज़न का ज़माना है। आपके जो आर्ट हैं, जो आपकी जो अपने शैली हैं, जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपके स्कल्पचर का अपना एक थीम होता है, जो बनावट के जो बारीकी होते हैं, अगर झारखंड के या दूसरे प्रदेश के जो कलाकार हैं, अगर इन दो आपके कला और उनके कला को मिला के कुछ फ्यूज़न दिया जाए ताकि आपके भी रिफ्लेक्शंस मिलें, जो आपके अपने एक्सपर्टीज़ हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं उनकी उसमें उन्नति हो, वो एक नया उसमें दे पाए, तो क्या इस तरह की कोई योजना है आपके इंस्टीट्यूशंस को? क्योंकि राम सुतार जी अपने आप में इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में भी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें जो कला जो होती है उसको भी आगे लाया जा सकता है। उनके जो मोटिव्स होते हैं वो आगे लाए जा सकते हैं। रांची या झारखंड में जहाँ पे एरियाज़ हैं, रियलिस्टिक स्कल्पचर्स ना बना के जो लोकल ट्राइबल जो स्कल्पचर्स हैं बनाए हुए, वैसे ही बड़े तौर पे भी बना सकते हैं जो कि चौराहे पे लगा जा सकते हैं। चूँकि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है, आपको दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती है, ऐसे अनसंग हीरो जिसे लोग नहीं जानते, आपके माध्यम से जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो शायद उनको भी लोग जानेंगे, कला का विकास होगा। ज़रूर। दूसरा जो इसमें खास है कि कला तब कला बने, कला के हालांकि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जीने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए लोगों को। इसको अगर हम प्रोफेशनली उसको डेवलप करना चाहें, एक इसमें रेवेन्यू मॉडल डालना चाहें, इसकी व्यवसायीकरण करना चाहें ताकि कलाकार जीवित हों, कलाकार बेहतर बने, इस दिशा में आपके हिसाब से सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? एक तो है कि ट्राइबल एरियाज़ में हर कोने में जाके हर जो कलावंत है, जो कला के कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे ढलाई है या कोई आर्ट फोक आर्ट है, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाके उसको जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे कई जगह पे उत्तर प्रदेश का आर्ट है या और कई जगह के लोकल जो आर्ट्स होते हैं उसको लाके, जैसे अब सूरजकुंड का मेला होने जा रहा है, वहाँ बहुत सैलानी आते हैं, वैसे जगह पे जाके यदि हम लोग सबको दिखाएं और एक कला को और ऊपर लाने की कोशिश करें तो वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है, उसको मेटल का बना के भी बेचा जा सकता है और पेंटिंग के रूप में भी बेचा जा सकता है। तो थोड़ा प्रमोशन करने की ज़रूरत है ताकि पूरे इंडिया के स्तर पे हर एक प्रांत में यदि बता सकें भी झारखंड में कि इस टाइप के काम होते हैं और वो लोग लाइक करें, तो मेरे ख्याल से उससे बहुत बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे अनिल सुतार साहब से, हम कला के अलग अलग जो मायने हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे, जो इसके फलक उसके जानने की कोशिश कर रहे थे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।